तो आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हाथरस में सीबीआई की जांच का आज दूसरा बेहद अहम दिन है। आज सीबीआई पीड़िता के दोनों भाइयों और पिता से पूछताछ कर रही है। जल्दी पीड़िता की मां और भाभी से भी सवाल जवाब करके सीबीआई पूरी जानकारी हासिल करेगी और इस जानकारी के आधार पर सच का वो सिरा तलाशा जाएगा जो अभी तक सामने नहीं आ रहा। हाथरस की हकीकत को सामने लाने के लिए सीबीआई पूरे एक्शन में है। हाथरस के इस गांव की गली में फिर जबरदस्त हलचल है। लाव लश्कर के साथ लगातार दूसरे दिन सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। पीड़िता के पिता दोनों भाइयों को अपने साथ ले गई। सीबीआई इनसे पूरी वारदात की एक एक डिटेल जानना चाहती है। पूछताछ के लिए सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची थी और इसके अलावा बता दें कि सीबीआई ने आज परिवार के 3 सदस्यों को यहाँ से पूछताछ के लिए लेकर के जा रही है। सीबीआई ने इससे पहले भी परिवार में जो पीड़िता के भाई हैं उनसे पूछताछ कर चुकी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पीड़िता के जो पिता हैं और दोनों भाई, उनको पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर के जा रही है। जानकारी ये है कि परिवार के जो 3 सदस्य हैं इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने और इसके बाद यहां से इनको उस जगह पर ले जाया जाएगा जहां पर सीबीआई ने अपना कैंप ऑफिस इस वक्त बनाया हुआ है। यहाँ इस इलाके की जो एसडीएम है वो यहाँ पर पहुंची थी और परिवार के सदस्यों को लेकर के इस वक्त यहाँ से जाया जा रहा है। आप गाड़ी में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो परिवार के तीनों सदस्य हैं इनसे पूछताछ के लिए आज सीबीआई की टीम इनको बुलाया है और इनसे पूछताछ की जाएगी। जांच का जिम्मा संभालते ही सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है। 24 घंटे में सीबीआई जांच की कई बीघा जमीन नाप चुकी है। सीबीआई ने कल ही क्राइम सीन की पड़ताल की। अंतिम संस्कार वाली जगह जाकर सच का पता लगाने की कोशिश। सबूतों की कड़ियां जोड़ती सीबीआई पीड़िता के परिवार से सब कुछ जानना चाहती है। इसीलिए आज पीड़ित परिवार के पुरुष सदस्यों को सीबीआई अपने साथ ले गई। सीबीआई की टीम जो पीड़िता के पिता हैं और 2 भाई हैं, ये कार में आप देख पा रहे हैं, इनको लेकर सीबीआई की टीम, ये जो सीबीआई का अस्थायी दफ्तर है हाथरस का, यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी। दरअसल सीबीआई की टीम सबसे पहले जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है उसको ठीक तरह से समझ लेना चाहती है। जिस दिन वारदात हुई उस दिन क्या कुछ हुआ वो सब कुछ जानना चाहती है। शायद यही वजह है कि लगातार जो पीड़िता के दोनों भाई हैं और पिता हैं इनसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ हो रही है। पीड़ित परिवार जो भी जानता है वो सीबीआई जानना चाहती है ताकि पिक्चर साफ हो सके। सीबीआई ये समझ चुकी है कि सच की राह पीड़ित परिवार के बयानों से होकर गुजरेगी। इसीलिए परिवार की महिला सदस्य जिसमें पीड़िता की मां और भाभी शामिल है, उनसे भी पूछताछ होने वाली है। आने वाले दिनों में सीबीआई महिला सदस्यों से भी सच जानेगी। मां और भाभी से अभी घर पर ही पूछताछ होगी। हाँ, मां और भाभी से भी पूछताछ की जाएगी, पर अभी परिवार के जो मेल सदस्य हैं उनको लेकर जाया जा रहा है। जो मां और भाभी हैं उनसे पूछताछ के लिए टीम यहीं पर आएगी। सीबीआई की टीम घर ही पर आएगी, उनको यहाँ से नहीं ले जाया जाएगा। अभी फिलहाल नहीं ले जाया जा रहा है, बाकी आगे जैसा भी होगा, बट अभी फिलहाल तीनों जेंट्स लोग जा रहे हैं। इससे पहले जांच का पहला दिन ये बताने के लिए काफी था कि इस केस को सीबीआई कितनी शिद्दत से ले रही है। कल सुबह से रात ढलने तक सीबीआई का एक्शन लगातार जारी रहा। लंबी चौड़ी जांच टीम क्राइम लोकेशन तक गई, क्योंकि यही वो जगह है जहां जुर्म हुआ और जहां जुर्म के सबूत निशान सब मौजूद हो सकते हैं। सीबीआई की टीम पहले दिन क्राइम सीन के साथ साथ उस लोकेशन पर भी गई जहां आधी रात को पीड़िता का आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया था। पीड़िता के भाई से शाम तक पूछताछ होती रही तो पीड़िता की मां को भी अस्पताल से वारदात वाली जगह बुलाकर सच जानने की कोशिश हुई। जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहां पर काट रही थी, आप कहां पर थे और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पे हुआ है, ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है, पूरी जानकारी लेके गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। एक तरफ सीबीआई तमाम अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढ रही है तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने इस पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अदालत ने यूपी सरकार से सवाल पूछे थे और जवाब मांगा था। अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 3 स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है। गवाहों की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बुलगड़ी गांव के नाकों और अन्य जगहों पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं यूपी सरकार ने गुहार लगाई है कि कोर्ट सीबीआई को समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने का आदेश दे। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार की वकील हैं जो अदालत में इसकी पैरवी कर रही हैं। साथ ही ये भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले का स्टेटस ये है
कि वहाँ 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। एक बार सुनवाई हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा है, अदालत से गुहार लगाई है कि इस मामले में सीबीआई की इंक्वायरी जो चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाए। कोर्ट चाहे तो इस मामले में समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट के लिए डीजीपी से कह सकती है। यूपी सरकार के इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में भी 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। दिल्ली से संजय शर्मा और हाथरस से राजेश सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई पीड़िता के 2 भाइयों से इस वक्त पूछताछ कर रही है। इसके पहले आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने इन दोनों भाइयों से बात की। पीड़िता के बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल सीबीआई ने इनसे कई जगहों पर इनको ले गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर, जहां पर पीड़िता का शव जलाया गया था, वहां पर भी लेके गई थी। सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको काफी देर तक सीबीआई की टीम ने वहां पर रखा। क्या आपसे जानकारी हासिल की? जानकारी पूरे घटनास्थल के बारे में पूछा गया था कि आपकी मम्मी कहाँ पर काट रही थी, आप कहाँ पर थे, और ये जो बहन के साथ जो बलात्कार हुआ है ये किस जगह पर हुआ है। ये पूरे सीन को वहाँ पर रिकॉर्ड करा, उसको लिखित में भी लिया है, पूरी जानकारी लेके गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर वहाँ सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपसे क्या क्या पूछा? सीबीआई वाले किस तरीके से वहाँ पर छानबीन कर रहे हैं? वो अपनी अपनी तरह से छानबीन कर रहे थे। हमसे पूछा गया था आप कहाँ पर थे। मैंने बताया मैं तो घर पे था उस टाइम जब हुआ है। आपकी मम्मी कितनी दूर काट रही थी, तो वो जगह भी दिखाई थी। हाँ, मम्मी काट रही थी। बहन को कहाँ से घास इकट्ठा कर रही थी, किस तरह से खिचड़ के लेके गए थे, इसके बारे में मतलब पूरी जानकारी दी थी हमने। जो भी देते आ रहे हैं वही जानकारी हमने दी। काफी देर तक 2-2.25 घंटे वहाँ पर। हाँ। फिर मदर को भी बुलाया था, उनसे क्या जानकारी? उनसे भी वो अलग थी, मेरे को तो अलग कर दिया था। उनसे भी अपने जो भी बारे में उनके अलग तरीके से पूछा गया था। सीन ऑफ क्राइम जहाँ हुआ उसके बाद फिर आपको जहाँ पर पीड़िता का शव जलाया गया था वहाँ पर भी ले गए थे। वहाँ पर क्या क्या पूछा गया? वहाँ पर पूछा गया कि आपका जो शमशान है ये आपका ही है, किसी और का तो नहीं है। क्योंकि वहाँ पर करीब मार्च में मेरी दादी छोटी वाली खत्म हो गई थी, उनके कपड़े पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा ये किसके कपड़े हैं, तो उन्होंने बताया था कि मेरी दादी हैं, छोटी वाली उनके कपड़े पड़े थे। अच्छा। पीड़िता के बारे में भी पुलिस ने किस तरीके से लापरवाही की, इन तमाम चीजों पर भी जानकारी? नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसके अलावा घर पर आई थी तो घर में भी किससे पूछताछ किया? कौन सा सामान लेकर के? घर पे खाली हम लोग थे, पापा मम्मी और हम लोग ही थे। और जो चीज वो जो बोतल थी कैन, उसको लेके गए, चप्पल को लेके गए। और इसके अलावा जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी आपको कई घंटे तक रखा उन्होंने? हाँ, मैं तो खाली बैठा रहा था वहाँ पर, पूछताछ तो नहीं करी गई। जो चीज वहाँ से लेके गए उसको पैक करके मोहर लगा के उसके ब्यूरो के लिए लेके जाएंगे वो लोग। सिग्नेचर करवाया? सिग्नेचर करवाए थे। डॉक्यूमेंट्स जो थे उस पर जो पैकेट थी उन पे कराए थे। जो सैंपल यहाँ से? हाँ, उन पे कराए थे। इसके अलावा आपको फिर से या घर के 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया सीबीआई ने? अब हाँ बुलाएंगे, देखो हम जाना पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि अब हम आपको बुला सकते हैं, आपको आना में ठीक है। बिल्कुल। तो ये पीड़िता के बड़े भाई हैं और इनका ये कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लगातार वो सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आगे अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग वहां मौजूद रहेंगे। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। इधर सीबीआई हाथरस कांड की गैंगरेप और हत्या के एंगल से जांच कर रही है तो ईडी हाथरस की आड़ में दंगा करवाने की साजिश की पड़ताल कर रही है। यूपी पुलिस ने विदेशी फंडिंग से हिंसा फैलाने की साजिश के आरोप में पीएफआई के 4 आरोपियों को पकड़ा था। ईडी ने आज मथुरा पहुंचकर चारों से पूछताछ की। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश थी, विदेशी फंडिंग से खून खराबे का प्लान था, पीएफआई की दंगे वाली साजिश का सच किया है। एक जघन्य वारदात और उस अपराध की आग में दंगा फैलाने की साजिश का आरोप। ये वो 4 चेहरे हैं जिन्हें यूपी पुलिस ने हिंसा भड़काने का षड्यंत्र करने के आरोप में दबोचा था। इंतजार था इनसे पूछताछ की इजाजत मिल जाए और सच सामने आ जाए। अब वो मौका आ गया है। मथुरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ की मंजूरी दे दी है। हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों से मथुरा जेल में ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने अदालत में खुलासा किया है कि गिरफ्तार आरोपी मसूद को पीएफआई के अकाउंट से विशेष उद्देश्य के लिए पैसे मिले थे। ईडी मसूद से पूछताछ करेगी कि क्या विशेष उद्देश्य हाथरस में हिंसा फैलाना तो नहीं था।
इधर मंजूरी मिली, उधर प्रवर्तन निर्देशालय की टीम मथुरा पहुंच गई। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में एक स्कूल के अंदर बनी अस्थायी जेल पहुंचकर ईडी ने चारों संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी। पीएफआई के चारों सदस्य अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी, उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है। उसने पीएफआई के बैंक खातों से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।